नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और निर्मला सीतारमण से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। देश की वित्त मंत्री इस बार क्या कुछ नौकरी पेशा लोगों के लिए करने जा रही है? इनकम टैक्स में किस तरह की रियायत मिल सकती है? क्या कुछ अपेक्षित है और क्या कुछ संभव है? हमारे खास मेहमानों के साथ आज इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। 4 पैनल में हमारे साथ आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। राघव चतुर्वेदी, पंकज जायसवाल टैक्स एक्सपर्ट है, विनोद फोगला जी टैक्स एक्सपर्ट, रुचिका भगत और विपिन जैन, आप दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जायसवाल जी, शुरुआत आपसे करते हैं। सबसे पहले नौकरी पेशा जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनके लिए सबसे जरूरी इस बार के बजट में क्या कुछ वित्त मंत्री को करना चाहिए? हम जरूरत से शुरू करते हैं कि जरूरत क्या है, प्राथमिकता से पहली जरूरत इस देश के नौकरी पेशा लोगों की इस बजट से क्या अपेक्षा है? देखिए, नौकरी पेशा वालों को तो बजट से बहुत ज्यादा अपेक्षा रहती है, क्योंकि उनको ऐसा कोई बिजनेसमैनों की तरह कोई ऐसे एक्सपेंस का अलाउंस तो मिलता नहीं है। वटेवर उनके जो बैंक में क्रेडिट होता है, अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन को छोड़ दें तो लगभग सब टैक्सेबल ही होता है। पिछली बार गवर्नमेंट ने 12 लाख तक टैक्स फ्री तो किया था, लेकिन खाली न्यू रिजीम के लिए किया था, ओल्ड रिजीम वालों के लिए तो नहीं किया था। और बहुत से लोग पहले से ही एटीसी की जो स्कीम है, एलआईसी की स्कीम है, और बहुत सारे जो एटी हाउसिंग लोन है उसका रीपेमेंट है, या सैलरी पैसा वालों को एचआरए मिलता है, तो सेक्शन 10 का जो एग्जम्पशन है वो लेते हुए आ रहे थे। न्यू रिजीम में क्या वो सब आपको फॉरगो करना पड़ेगा, तो बहुत से लोगों को ऐसा बेनिफिट नहीं दिख रहा था। न्यू रिजीम वर्सेस टैक्स रिजीम में एक कंफ्यूजन हमेशा बना ही हुआ था, और गवर्नमेंट का ये अप्रोच है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा न्यू रिजीम में जो है शिफ्ट करे। तो अगर गवर्नमेंट न्यू रिजीम में शिफ्ट करना ही चाहती है तो जो भी बेनिफिट वो ओल्ड रिजीम में दे रही थी उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट उसको न्यू टैक्स रिजीम में ट्रांसफर करना चाहिए। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000 रुपीज दे रही है उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कम डिडक्शन है। और सैलरी वालों को ओवरऑल कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का तो छूट ऐसे ही मिलना चाहिए, जो वो भी 75,000 तक रखी हुई है, ताकि 15 लाख तक की जो उनकी सैलरी है कम से कम वहां तक जो है वो टैक्स फ्री हो। अभी भी 12 लाख तक ऐसा नहीं है टैक्स फ्री है, वो एक सेक्शन 87A के थ्रू उन्होंने उसको इनेबल किया है कि 12 लाख तक होगा तो टैक्स आपको नहीं लगेगा। लेकिन 12 लाख से जैसी सैलरी आपकी 12.5 लाख या 13 लाख होती है तो फिर इस टैक्स छूट के मायने नहीं रह जाते हैं। फिर उनको लगता है कि अरे यार मेरी सैलरी क्यों बढ़ा रही है कंपनी, उससे उसकी जगह तो मुझे इतना टैक्स आ जा रहा है। तो ये सब कंफ्यूजन मिटे, एक स्ट्रीमलाइन जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम था उसी रिजीम को इसमें मर्ज करते हुए एक यूनिफॉर्म आप प्रोग्रेसिव लिस्ट लेके आए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इंक्रीमेंट हमारे लिए अभी साफ हो रहा है। और एचआरए का बेनिफिट भी कंटिन्यू करना चाहिए। होम लोन के जो उन्हें काफी सालों से वो 2 लाख रुपए तक के ही ब्याज को कंसीडर करते हैं, जबकि होम लोन का अमाउंट अभी काफी करोड़ों में लोगों के पास होता है। और ईयरली ब्याज आप देखेंगे तो ईयरली ब्याज ही 6-7 लाख रुपए होते हैं, उसमें 5 से 6 लाख रुपए ये छूट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने पिछली बार काफी छूट कर दिया था, तो हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी उम्मीद तो इतनी पे तो है ही है, इतनी उम्मीद हम कर सकते हैं। जी जी, तो उम्मीद जो मैंने कहा, विनोद फोगला जी आपके पास आई हूँ। जरूरत से शुरू करके हम प्रिविलेज तक की बात करें कि भाई ठीक है, थोड़ी राहत महसूस करे नौकरी पेशा व्यक्ति की, हाँ चलो यहाँ तक तो जो है वो हमें अब रिलीफ है। तो रिलीफ क्या अपेक्षित है इस बजट में नौकरी पेशाओं के द्वारा? नमस्कार मैम, न्यूज 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखिए मैम, जरूरत की जो आपने बात की, तो लास्ट ईयर हम 10 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री मांग रहे थे और सरकार ने दिल खोल के 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री किया। अभी 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन है सैलराइड के लिए, तो मुझे लगता है कि 75,000 से वो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा करके 1 लाख सरकार करेगी, क्योंकि वो शायद इसीलिए 75,000 रुपए रखा है। जो भी कुछ बदलाव होंगे वो नए टैक्स रेजिम में होंगे, पुराने टैक्स रेजिम में नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है जो कि अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होगा, तो उसमें आम आदमी की जिंदगी को कैसे आसान किया जाए, क्योंकि बहुत सारे क्लोज हटा दिए गए हैं, कम किए गए हैं, मिनिमाइज किए गए। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में अभी का भी अगर आप डेटा देखेंगे तो केवल 25% लोगों ने ओल्ड टैक्स रेजिम में आईटीआर फाइल की है, नए टैक्स रेजिम में 75% लोगों ने आईटीआर फाइल की है। दुनिया में ऐसा शायद ही कोई देश होगा हिंदुस्तान के अलावा जहां पर
दो तरीके के टैक्स रेजिम एक साथ चलते हो। तो मुझे लगता है कि अभी नहीं तो गोइंग फॉरवर्ड ओल्ड टैक्स रेजिम तो हटना ही है। जो डिडक्शन और एजम्पशंस की मेरे फेलो साथी ने भी बात की, तो मुझे लगता है कि वो नहीं आने वाले, इसलिए नहीं आने वाले क्योंकि सरकार के लिए वैलिडिटी उनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, राइट। और मुझे ऐसे लगता है कि दो तीन चीजों की और जरूरत है। एक टैक्स हार्वेस्टिंग जो है वो 1.25 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्री होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि वो बढ़ा करके 1.25 लाख से ज्यादा हो सकता है, 1.5 लाख या 2 लाख हो सकता है, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर कोई रहे तो उसको कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन भी अभी तक दिया जा सकता है। एक और बदलाव मुझे ऐसे लगता है कि जो हाईएस्ट स्लैब है वो 24 लाख से ऊपर शुरू होता है, तो उस स्लैब को थोड़ा सा बढ़ा करके 30 लाख रुपए तक किया जा सकता है। और महिलाओं को वर्किंग पॉपुलेशन में बढ़ावा देने के लिए या तो फिर कोई फैमिली पेंशन का, फैमिली आईटीआर का एक साथ क्लब किया जा सकता है, या फिर महिलाओं के लिए अलग से स्कीम, क्योंकि ये सरकार क्या है ना, आउट ऑफ बॉक्स सोचती है हमेशा और सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करती है। तो मुझे लगता है कि या तो ऐसी कोई स्कीम आएगी जिसमें हस्बैंड वाइफ एक साथ आईटीआर फाइल कर पाए, जैसे फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस बनता है या जॉइंट होम लोन ले पाते हैं उसी तरीके से, और दोनों का एक क्लब एक साथ हो जाए ताकि सिंप्लीफिकेशन हो, ताकि एक अगर कम स्लैब में हो और दूसरा ज्यादा स्लैब में हो तो भी दोनों का क्लब किया जाए। ये सारी चीजें मुझे इस तरीके से लग रही है। एक और मैं पर्सनल फाइनेंस इंडस्ट्री से हूं, तो मुझे ऐसे लगता है कि आए दिन हेल्थ इंश्योरेंस के हॉस्पिटल्स के साथ एक मगजमारी रहती है कि मेरा कैशलेस है। कुछ हॉस्पिटल्स ने अभी इन दिनों देखा होगा कि राघव चड्ढा जी ने भी संसद में आवाज उठाई कि ये कैशलेस और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच में मनमानी चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों का तो रेगुलेटर है आईआरडीए, बट हॉस्पिटल्स का कोई इंडिया में कोई रेगुलेटर नहीं है। तो हो सकता है कि वो रेगुलेटर की डिमांड लंबे समय से चल रही है, तो गवर्नमेंट इस तरीके का कोई रेगुलेटर लेकर के आए। जी, महिलाओं का आपने जिक्र किया है और रुचिका भगत हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। महिलाएं वैसे ही पैनल में बहुत कम होती हैं, हमें बहुत बुरा भी लगता है। हम चाहते हैं कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन हर दिन बढ़े। तो रुचिका जी, आपकी मुस्कुराहट के साथ ही जो बात यहाँ पर विनोद फोगला जी ने की है कि ये सरकार दरअसल आउट ऑफ द बॉक्स सोचती है और कुछ प्रयास भी किए। तो दो इम्पोर्टेंट बातें मुझे उनकी बात से समझ में आई। एक तो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम का जो ये दो तरह का प्रावधान है, इसको जब दुनिया में कहीं नहीं है तो हिंदुस्तान में कितने दिन सरकार रखेगी इसको, कब तक? क्या इस बजट के माध्यम से ही खत्म करने का प्रावधान प्रयास होगा या थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा? जो फैमिली क्लब, जो आईटीआर फाइल करने की बात जो आ रही है, उस बात का कोई आधार, कोई संकेत, कोई सिग्निफिकेंट मैसेज आपको नजर आ रहा है रुचिका जी? बिल्कुल मीना जी, जैसे हम बात कर रहे थे ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम की, अगर आपको याद हो जब हमारा न्यू टैक्स रिजीम शुरू हुआ था तो सरकार की मेन इंक्लिनेशन ये थी कि हम न्यू टैक्स रिजीम लेके आएंगे और धीरे धीरे ओल्ड टैक्स रिजीम को हम हटा देंगे। और अगर आप देखें किसी हद तक लास्ट ईयर के बजट आने के बाद, खासकर अगर आप देखें, हम डेटा जब देखते हैं तो इस बारी जो फाइलिंग है वो न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा है, तो हमारे ज्यादा से ज्यादा असेसीज जो है वो न्यू टैक्स रिजीम में कवर्ड है। तो शायद मुझे लगता है सरकार की एक जो मंशा थी कि न्यू टैक्स रिजीम पूरी तरीके से आए और धीरे धीरे करके वो ओल्ड टैक्स रिजीम को हटा दे, वो मंशा पूरी हुई है सरकार की। अगर मैं पिछले साल की रिटर्न फाइलिंग को देखती हूँ, इनफैक्ट अगर आप इसके साथ साथ और भी देखें, आपने कहा आउट ऑफ द बॉक्स सोचती है, तो हाँ बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोचती है, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमारा बजट था वो उसके अंदर इतने ज्यादा मेजर चेंजेस थे टैक्स को लेके, टैक्स रेट्स को लेके, टैक्स स्लैब्स को लेके। जैसे आपने अभी ये वाली ओल्ड टैक्स न्यू टैक्स रिजीम की बात की, तो सरकार ने उनमें ज्यादा बेनिफिट्स जो सारे न्यू टैक्स रिजीम में दिए ताकि ओल्ड टैक्स रिजीम में लोग छोड़ के वापस न्यू में आए। एक पॉइंट तो वो कवर किया ही था उन्होंने। इसके अलावा आप देखें टैक्स कलेक्शन हमारी बड़ी है। हमारा जो न्यू इनकम टैक्स लॉ है जो अभी 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा, सरकार ने वो किया। जीएसटी के अंदर जो छूट दी, तो मेरे ख्याल से सारे मेजर चेंजेस जितने भी लेके आने थे सरकार ने, वो लास्ट टाइम बजट में लेके आ चुकी है। इस टाइम के बजट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस टाइम जो मेन सरकार का फोकस रहेगा वो स्टेबिलिटी रहेगा ओवर द चेंजेस, रादर देन चेंजिंग द टैक्स लॉ, टैक्स रेट चेंज करें, उस पर इतना फोकस नहीं देंगे, वो स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस देंगे। उनका मेन शो स्टॉपर जो रहेगा वो ये रहेगा कि अब ट्रांसपेरेंसी लेके जाइए, टैक्स पेयर का एक्सपीरियंस चेंज हो, और इसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारे जो टैक्स कंप्लायंसेस है वो इजी हो लोगों के लिए।
दूसरी बात जो हमने कही फैमिली क्लब करने की, तो फैमिली क्लब एक बहुत अच्छा जरिया है जहां पे हस्बैंड की अगर इनकम ज्यादा है या वाइफ की इनकम ज्यादा है तो दोनों को क्लब करें ताकि एवरेज इनकम के ऊपर वो टैक्स पे करे। मे बी इस बारी सरकार इसके ऊपर कुछ सोच सकती है, बट विशफुल थिंकिंग है। आगे देखते हैं सरकार इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। बट मेजर जो मुझे लगता है चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस जो होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होंगे, इसका क्या मतलब है मनीष मल्होत्रा जी, और उससे जो सीधा सीधा नौकरी पेशा वर्ग है वो कैसे प्रभावित होगा? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस अगर हम बात कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव, पहले सरकार एक योजना बना ले, प्लान बना ले, एक बिल ले आए, पहले एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे उसको कर ले, शायद मतलब वहाँ से है। नौकरी पेशा और बाकी हम लोगों की अगर बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं सबको बसंत पंचमी की, आपका जो पैनल पे देख रहा हूँ, बाकी है पैनलिस्ट है आपके चैनल के सभी दर्शक, उन सभी को बसंत पंचमी की और ज्ञान की बात हम कर रहे हैं चैनल पे, इससे अच्छा क्या होगा। तो जी, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ नौकरी पेशा वालों की। नौकरी पेशा के लिए जो टैक्स में राहत थी वो मिल चुकी है, उसमें कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे। HRA वाली एक प्रॉब्लम थी, एक हमारे पैनलिस्ट ने बोला अभी कि HRA की एक प्रॉब्लम है, उसे दूर किया जा सकता है क्या? न्यू स्कीम में ऐसा लग नहीं रहा कि उसको लाने की इच्छा सरकार की है। न्यू स्कीम के स्लैब को बढ़ाना और डिडक्शंस को हटाना, ये सरकार का मोटिव था कि हम सिंप्लीफाई करेंगे। आपको याद होगी प्रधानमंत्री की स्पीच 4 साल पहले आई थी, उन्होंने कहा था कि हम ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार को हम सम्मान देंगे, आप ईमानदारी से टैक्स भरिए। सरकार ये चाहती है कि आप टैक्स भरे बिना कंप्लाइंसेस के साथ, इससे डिबेट ना हो, डिस्प्यूट ना हो कि आप रॉन्ग डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं। लास्ट ईयर अभी काफ़ी सारे छापे भी पड़े, रेड हम जैसे कह रहे हैं, किन लोगों पर पड़े जिन्होंने फॉल्स क्लेम किए हैं। तो पर्पस फॉल्स क्लेम्स को कम करना है, एरर्स को दूर करना है। तो सरकार और जो टैक्स पेयर है उसके बीच जो मतभेद आ रहा है, जो डिफरेंसेस हैं, उसको कम करना है। जेन्युइन टैक्स पेयर को गवर्नमेंट लाना चाहती है, इसके लिए उनकी सराहना बनती है। इसीलिए मैं नौकरी पेशा के लिए वो उम्मीद नहीं कर रहा। दूसरा, कारोबारी की अगर हम बात करें, GST एग्जम्पशन है वो बढ़नी चाहिए। अभी जो सर्विस सेक्टर को 20 लाख है और 40 लाख जो है ट्रेडिंग को है, वो बढ़नी चाहिए। एट पार विद टैक्स ऑडिट होना चाहिए। यहाँ पे एक प्रयास किया जा सकता है, मुझे उम्मीद है शायद इस बजट में उसके बारे में कुछ आए। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, मैन्युफैक्चरिंग अभी हमें फोकस करना होगा, सिर्फ स्टार्टअप इंडिया पे हम नहीं रह सकते। मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़े? अब वर्तमान स्थिति देख रहे हैं कि वर्ल्ड का सिनेरियो चेंज हो रहा है, ट्रेड का सिनेरियो चेंज हो रहा है। जितना हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आगे जाएंगे उतना ही हम दूर का सोच पाएंगे। तो ये बजट मुख्य रूप से फोकस होने वाला है इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है अब के ट्रेंड के हिसाब से। ये बात हमारी कल भी हुई थी और तब भी आपने इस बात पर बहुत फोकस किया था। लेकिन इंडस्ट्री और तमाम इन बातों के बीच में इम्पोर्टेंट एक बहुत बड़ा वर्ग है नौकरी पेशा का, और वो जब ITR भरता है तो उसके सामने जो चैलेंजेस आते हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है और उनमें क्या और ज्यादा सुधार हो सकता है। आज हम पर्टिकुलर इस विषय में बात करने की, समझने की कोशिश एक नौकरी पेशा के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। राघव चतुर्वेदी जी, चैलेंजेस किस किस तरह के इस वक्त है? न्यू रिजीम में अगर 75% ITR भरी गई है, इसका मतलब ये क्लियर है कि सरकार जो चाहती है वो आम आदमी को सूट भी कर रहा है। तो दोनों साथ साथ एक तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैम, मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया यहाँ आने का। सबसे बड़ी बात यह है मैम, इसे इस दृष्टिकोण से देखना कि सरकार जो चाह रही है वही आम आदमी चाह रहा है, या आम आदमी जो चाह रहा है सरकार ने उसी के अनुरूप काम किया है। किसी हद तक सही हो सकता है, लेकिन 100% केसेस में ये नहीं माना जा सकता। जो कारण रहा कि 75% जो ITRs भरी गई हैं वो न्यू रिजीम में भरी गई हैं, नो डाउट न्यू रिजीम को सरकार लाई भी इसी मंशा से थी कि धीरे धीरे वो जो ओल्ड रिजीम है उसको विड्रॉ कर ले। लेकिन बेहतर होता कि शुरुआती साल 2 साल में एक क्लियरिफिकेशन आ जाता कि भाई अब हम सिर्फ न्यू रिजीम के साथ आगे जा रहे हैं। क्या समस्याएं हो रही हैं ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने लंबी प्लानिंग करके, आज से 5 साल पहले तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि सरकार कोई ऐसा स्टेप लेगी जहां उनकी 20 साल के कमिटमेंट जो LIC के साथ उन्होंने बांधे हैं, या होम लोन जिन्होंने लिया है इस उम्मीद से कि भाई टैक्स रेट का जो उनको जो फायदा हो रहा है वो ओल्ड रिजीम में इस डिडक्शन से मिलता रहेगा, वो सारी चीजें आज की स्थिति में धरी की धरी रहेगी। क्यों लोग 75% जो टैक्स पेयर्स हैं उन्होंने क्यों चूज किया
न्यू रिजीम को, वो इसलिए क्योंकि ओल्ड रिजीम के साथ आप जब कंपेयर करेंगे न्यू रिजीम के टैक्सेशन को, तो वो कहीं भी एक दूसरे के आसपास तक नहीं आएंगे। यानी अगर कोई व्यक्ति हर तरह का पॉसिबल डिडक्शन क्लेम कर लेता है, एटीसी वो ले लेता है, एटीसी CD1 भी ले लेता है, इसके अलावा वो हेल्थ इंश्योरेंस को कवर कर लेता है, होम लोन ले लेता है, HRA ले लेता है, उसके बावजूद यदि उसकी सैलरी 16-17 लाख रुपए है, तो आप ये जानकर आश्चर्यचकित होंगी मैम, एक आम आदमी जो डे टू डे में इसके साथ ऑपरेशन नहीं ले रहा है, कि उसको फिर भी न्यू रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल पड़ेगा रादर देन ओल्ड रिजीम के। यानी सरकार ने कोई मुकाबला ही नहीं रहा। घर में 2 पहलवान हैं, एक पहलवान को मक्खन भी है, दूध भी है, छाछ भी है, बादाम भी है, और दूसरे को पिछले 3 साल से भूखा मार रखा है। वही 2.5 लाख रुपए का बेसिक एग्जम्पशन है, वही 1.5 लाख रुपए की एटीसी है, वही 25,000 रुपए का हेल्थ का है, वही 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो ऐसे मेरा मानना यह है कि ओल्ड रिजीम को भी यदि आप पूरी तरीके से नहीं हटा रहे हैं, तो जो लोग अब 75 के बावजूद 25% ऐसे लोग हैं जो किन्हीं वजहों से ओल्ड रिजीम को चूज कर रहे हैं, तो उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। कुछ छूट, कुछ फायदे, जैसे HRA के लिए बोला है उसकी रिजीम बढ़ेगी। राघव जी, विपिन जैन जी के साथ आपकी इस बात को आगे बढ़ाती हूँ कि जो 25% है वो इसलिए है क्योंकि उसकी प्लानिंग उस हिसाब से थी, या वो इसलिए है क्योंकि वो अवेयर नहीं है, नहीं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो भी अडॉप्शन की प्रॉब्लम है कि अडॉप्शन जो है वो धीरे धीरे होता है, मतलब कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? जी मैं आपको बताता हूँ, अडॉप्शन की तो कोई बात ही नहीं है। न्यू रिजीम में चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए करने के लिए कुछ है ही नहीं, यानी उसमें कोई डिडक्शन नहीं है, इसमें आपकी जो ग्रॉस सैलरी है उसको मुझे मेरे सॉफ्टवेयर में राघव जी प्लीज, विपिन जैन जी, विपिन जी। हाँ, देखिए ऐसा नहीं है कि अडॉप्शन का इशू है, क्योंकि जो न्यू रिजीम है वो इतनी सिंप्लीफाइड है तो उसको अडॉप्शन करने में किसी को इशू आएगा ही नहीं। और अगर हम बात करते हैं 25% के जो लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं आज भी ओल्ड स्कीम में है, वो इसलिए है क्योंकि वो जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनकी इनकम समवेयर 5 to 7 या 9 लाख तक है। अगर हम आज भी देखें, हम 9 करोड़ रिटर्न फाइल होती है, जिसमें से 2 करोड़ ऐसे हैं जो सिर्फ टैक्स पेयर्स हैं, 7 करोड़ रिटर्न ऐसी फाइल हो रही है जो सिर्फ या तो रिफंड ले रही है या नील इनकम से फाइल हो रही होगी या बिलो द एग्जेम्पशन लिमिट फाइल हो रही है। तो जो 25% लोग हैं वो हैं जिनकी इनकम 5 लाख से बढ़ रही होगी और 10 लाख से नीचे होगी। उन केसेस के अंदर न्यू रिजीम में टैक्स लगता है, और अगर उसके बाद डिडक्शन है, जैसे किसी ने हाउसिंग लोन ले लिया है या मेडिक्लेम पे कर रहा है या कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो डिडक्शंस के साथ अगर वो जाता है उसके अंदर, तो वो उसको टैक्स कम पड़ता है, इसलिए वो अडॉप्ट कर रहा है। तो अडॉप्शन इज नॉट एन इशू, वो ऑप्शन है, क्योंकि जिनकी लोअर इनकम है वो लोग न्यू रिजीम को एडवाइस नहीं करते, वो लोग ओल्ड रिजीम में जाते हैं, अपनी डिडक्शंस क्लेम करते हैं और उसके हिसाब से टैक्स जमा करा रहे हैं। तो सिर्फ 5 से 10 लाख लोग की जिनकी इनकम है उन लोगों के लिए ये बेनिफिट है कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम में है, डिडक्शंस क्लेम करो, कम टैक्स जमा करो। लेकिन जिनकी उससे ज्यादा इनकम है, इन एनी केस वो लोग न्यू रिजीम में जा रहे हैं और वहां पे टैक्स जमा करा रहे हैं। तो अडॉप्शन का भी इशू नहीं है इसके अंदर। जी पंकज जायसवाल जी, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। ये जो फिगर है दरअसल 5-7 लाख रुपए वाला, ये कम नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और बहुत बड़ी आबादी है इस देश की, जो मतलब इसी पे स्केल में आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रहेगी। ऐसे में पुरानी टैक्स व्यवस्था पूरी तरह से खत्म करने का सरकार का एजेंडा इस बार के बजट में हो सकता है। जैसा विनोद जी ने कहा कि सरकार ऐसा सोच सकती है, लेकिन इसी बजट में करे या आगे करे, धीरे धीरे करे, तो जरूरत क्या है? मतलब अगर फाइनेंशियल वर्ल्ड की हम बात करें तो उसकी जरूरत क्या है? मुझे नहीं लगता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम पूरी तरह से खत्म करेगी। अभी एक पैनलिस्ट ने बोला ना, बहुत सारे लोगों ने डिसीजन इस बेस पे लिया था कि भाई हम ये सेविंग कर रहे हैं, ये इंश्योरेंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसमें मुझे टैक्स की छूट मिलेगी। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। वो क्या करेगी, लेस लिक्विडिटी बना देगी ओल्ड टैक्स रिजीम को, और न्यू टैक्स रिजीम को जो मोर लिक्विडिटी बना देगी, लोग जो उसको अडॉप्ट करें। और दूसरी चीज, जो 5 लाख से लेके 7 लाख या 10 लाख है या 12 लाख तक है, उनके लिए न्यू टैक्स रिजीम अच्छा है। अगर आपकी इतनी इनकम है तो आप बिना किसी झंझट के आप जीरो टैक्स से आपका ITR फाइलिंग हो जाएगा। तो जो 12 लाख तक की जिनकी इनकम है ओवरऑल मिला के, वो तो न्यू टैक्स रिजीम में चले जा रहे हैं, क्योंकि वहां तक तो आप 87A के थ्रू आपको जीरो टैक्स मिलता है। जो हायर जिसकी इनकम है, और उनको क्या होता है, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, वो कंपेयर करते हैं उस दोनों। अभी क्या होता है कि हम लोग दोनों तरफ मेहनत करते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका थोड़ा सा इनकम ज्यादा है, सैलरी या नॉन सैलरी,
वो कंपेयर करता, दो तरह से कंप्यूटेशन करता है, एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम, एज पर न्यू टैक्स रिजीम, सारे बेनिफिट एग्जम्पशन अप्लाई करता है ओल्ड टैक्स रिजीम, फिर वो एक एक्सरसाइज है कि कौन मुझे पड़ता है, जो अच्छा पड़ता है वो उधर जाता है। तो इस एक्सरसाइज से बचने के लिए मैंने वही बोला कि सरकार चाहे तो कुछ ओल्ड टैक्स रिजीम की चीजों को न्यू टैक्स रिजीम में डालकर, अगर जो पहले से लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट किए हैं या वो जिस इस कारण से किए हैं कि मुझे टैक्स बेनिफिट मिला है, वो सारे कम से कम वो बेनिफिट आप जो है न्यू टैक्स रिजीम में डाल के न्यू टैक्स रिजीम ही कंटिन्यू कर दो। स्लैब वाइज जो आपने डाला है काफी अच्छा है, और वो जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया वो तो नेशन बिल्डिंग में ही काम आता है, इंश्योरेंस का है या कोई लॉन्ग टर्म चीजें हैं, वो सब तो नेशन बिल्डिंग के ही काम आते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार जो है ये उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीद पे करेगी नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि हमने बहुत सारा कुछ पिछली बार कर दिया है, लेकिन उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। वो टैक्स रिजीम मुझे नहीं लगता खत्म करेगी, वो टैक्स रिजीम खत्म नहीं करेगी। सैलरी वाले लोगों की अगर हम बात करें, हायर पे स्केल जिनका है, उनके लिए इस बार वो क्या सोचते हैं विनोद फोगला जी, वो क्या सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं, उनको किस तरह की रिलीफ चाहिए होती है और उसमें सरकार कितना कर सकती है? देखिए मैम, हायर टैक्स स्लैब के जितने भी लोग हैं, आपको मालूम होगा कि हर रोज करीबन 500 हिंदुस्तानी हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हैं। तो उनको रखना हिंदुस्तान के अंदर बना के रखना, क्योंकि इनकम टैक्स से इनकम तो उन्हीं से आ रही है मैक्सिमम, राइट? तो अगर उनको बनाए रखना भी सरकार की एक जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि ये जो 24 लाख रुपए का टैक्स स्लैब है, इसको बढ़ा करके 30 लाख रुपए किया जा सकता है। और जो ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के बीच का मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको बताऊं तो शायद दर्शकों को समझने में आसानी होगी। ओल्ड टैक्स रेजिम से और नए टैक्स रेजिम में सरकार को आने की जरूरत इसलिए पड़ी, सरकार ने उससे पहले भी बहुत प्रयास किए। होता क्या था कि लास्ट मोमेंट पे आके जनवरी फरवरी मार्च के अंदर बहुत सारे जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर हैं वो नया इंश्योरेंस खरीदते थे केवल टैक्स बचाने के लिए, जबकि उनका कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होता था, उनको बच्चे की एजुकेशन के लिए, बच्चे की मैरिज के लिए जरूरत भी नहीं है। मान लीजिए 16 साल की LIC ले ली या 21 साल की LIC ले ली, जबकि उनको पैसा चाहिए 10 साल बाद, तो वो लिक्विडिटी का चैलेंज था। तो कंटिन्यू गवर्नमेंट के पास इस तरीके के मिस सेलिंग के चैलेंज आ रहे थे। किसी भी बैंक आरएम के पास जाते थे, लास्ट में जनवरी फरवरी मार्च के अंदर वो दे देते थे इस तरीके के। तो सरकार क्या चाहती है कि टैक्स इंसिडेंट को आप हटा करके फाइनेंशियलाइजेशन की तरफ बढ़िए, और उसी बात को जेन जी सपोर्ट कर रहा है, उसी बात को सुपर सीनियर सिटीजन, क्योंकि कोई भी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन नहीं चाहता कि मेरा पैसा 10 साल 15 साल के लिए या 5 साल के लिए 3 साल के लिए ब्लॉक हो, क्योंकि उसने एक अपना कंट्रीब्यूशन जो लाइफ को करना था वो कर दिया। एक और इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोग ऐसे भी थे जो 5 लाख 7 लाख रुपए की इनकम है, उनमें से कुछ लोग 50,000 रुपया 1 लाख रुपया डोनेशन की रिसिप्ट ले रहे थे, और उसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा, उनको नोटिसेस भी आए। तो ये सरकार की जानकारी में था कि एक तरफ तो आप 5 लाख 7 लाख की इनकम वाला आदमी ये कह रहा है कि मेरा घर नहीं चल रहा है, मैं सीनियर सिटीजन माँ बाप को दवा नहीं दिला पा रहा हूं, मेरी EMI नहीं जा पा रही है, और दूसरी तरफ वही आदमी 50,000 रुपए का डोनेशन दे रहा है, साल का 1 लाख रुपए का डोनेशन दे रहा है। तो डेटा में कंसिस्टेंसी रहे, सिंप्लीफिकेशन रहे, इसलिए नए टैक्स रेजिम को लाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजिम हटाना जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसा पंकज जी ने भी कहा, कि वो उसमें ओल्ड टैक्स रेजिम में किसी तरीके के बदलाव नहीं होंगे, तो या तो लोग बाग अपने आप ही छोड़ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले 90% लोग जो है ओल्ड टैक्स रेजिम में थे, 10% नए टैक्स रेजिम में हुए थे। लेकिन जैसे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बदला, नया टैक्स रेजिम किया, तो उसमें 75 आ गए। मुझे लगता है अगर नहीं भी हटाएंगे तो भी अगले साल तक 90% तक ले जाए। एक और पहलू है मैम इसमें, एक पहलू इसमें यह है कि हस्बैंड वाइफ अगर दोनों वर्किंग है या एक सर्विस क्लास है दूसरा बिजनेसमैन है, तो आमतौर पर क्या करते हैं, जैसे मेरे पैनलिस्ट हैं जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये टैक्स की प्लानिंग देते हैं उनको। टैक्स की प्लानिंग कैसे देते हैं कि आप एक इंडिविजुअल के नाम से, वाइफ के नाम से सारे इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, वाइफ के नाम से होम लोन ले लीजिए, और बाकी जो इनकम आ रही है वो हस्बैंड के नाम से ले लीजिए। तो हस्बैंड को उन्होंने नए टैक्स रेजिम में रख लिया, वाइफ को ओल्ड टैक्स रेजिम में रख लिया, तो दोनों तरफ से हुआ। तो मेरे हिसाब से ये नजरिया। नहीं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसी प्लानिंग करते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। अरे मनीष जी, बात की भावना समझिए। यहाँ पर मैं लेजिटिमेट तरीके से प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, मैं टैक्स इवेजन की बात नहीं कर रहा हूँ। HUF बनाया जाता है तो लेजिटिमेट तरीके से बनाया जाता है। करके बता रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवाइस देता है जो बेस्ट
पॉसिबल, उसमें रूल्स है, आपको टैक्स बेनिफिट ओल्ड में है। मैं वही बोला, मैंने मनीष जी वही बोला कि लेजिटिमेट तरीके से आज अगर एचयूएफ बनाते हैं तो टैक्स प्लानिंग का बात है, मैंने टैक्स इवेजन नहीं बोला, लेजिटिमेट तरीके से। हाँ मैं समझता हूँ, बहुत अच्छे से समझता हूँ। मैं यही बोला कि लेजिटिमेट तरीके से टैक्स प्लानिंग करते हैं, मैंने ये नहीं बोला कि टैक्स इवेजन करना सिखाते हैं। मैंने आपकी कम्युनिटी को आगे बढ़ाया है, मैंने आपकी कम्युनिटी को आगे बढ़ाया मनीष जी। मुझे जो समझ आया मैंने कर दिया, आपने क्लैरिफाई कर दिया विनोद जी, धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल। मैं इसी जहां से शुरुआत की थी, पर्पस क्या था, लिटिगेशन कम करना। अभी हम बात कर रहे हैं न्यू स्कीम का लाने का पर्पस क्या था, यही था कि आपके पास जो कंप्लाइंसेस हैं, जो आप डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं, फॉल्स डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। मैं भी आंकड़ा देख रहा हूँ प्रेस रिलीज में, मैंने अभी साथ में खोली हुई है, और इसमें देख रहा हूँ 40,000 टैक्स पेयर जिन्होंने अपनी रिटर्न रिवाइज की थी जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा था 14 जुलाई को। लगभग 101 जगह छापे पड़े थे। क्या वो डिडक्शन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने की थी? वो डिडक्शंस को रोकना ही सरकार का मोटिव है, आपका टैक्स रिवेन्यू बढ़ाना। एक टैक्स पेयर को क्या चाहिए कि वो आराम से सिंप्लीफाई होकर रिटर्न फाइल करे और टैक्स सरकार को दे दे। सरकार क्या चाहती है कि उसके डिपार्टमेंट का जो यूज है वो सही जगह पे हो, बड़े टैक्स एवेडर पे हो, ना कि छोटी छोटी रिटर्न क्लेम्स पे हो। तो उसके लिए ही सिंप्लीफिकेशन है। हाँ, थोड़ा सा मैं एग्रेसिव हूँ बिकॉज इजी होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को ब्लेम कर देना। बात से मेरे बाकी मैंने ब्लेम किया ही नहीं है। कर दीजिए विनोद जी, थोड़ा और स्पष्ट कर दीजिए। लेकिन हम मैंने ब्लेम नहीं किया है, मैंने ये कहा, देख मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को ब्लेम नहीं किया। मैंने ये कहा है कि टैक्स प्लानिंग करते हैं। टैक्स प्लानिंग का मतलब यही होता है कि लेजिटिमेट से आज एचयूएफ बनाते हैं तो टैक्स प्लानिंग नहीं है। आज अगर उनको ये बताते हैं, आज मेरा भी सीए मुझे ये कहता है कि आपको जो है बच्चे की एजुकेशन फीस सारे इन्वेस्टमेंट आपकी वाइफ के अकाउंट से करने हैं और आपको जो है इस अकाउंट से ये करना है, तो दैट इज द टैक्स प्लानिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टैक्स सीए ने उनको चोरी करना सिखाया, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। टैक्स प्लानिंग का मतलब है लेजिटिमेट तरीके से, मैंने वही बोला और उसी बात पे। जी हमारा सबका यहाँ पर जो मकसद है वो आम आदमी को बजट में क्या कुछ मिल सकता है और उन सब में आपकी क्या भूमिका है ये डिस्कस करना है, ना कि किसी को भी डाउन करना या अप करना। और विनोद जी बहुत पुराने पैनलिस्ट हैं हमारे न्यूज़ 24 पर, और वो यहाँ पर जो उन्होंने वापस क्लैरिफाई जिस बात को किया, आई एम श्योर मनीष जी आप उनकी बात को समझे होंगे। रुचिका भगत जी, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपने भी विनोद जी को सुना। जो बात चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दरअसल अपने क्लाइंट की जो प्लानिंग करते हैं उसमें ये सब बातें मैटर करती हैं कि कहाँ उन्हें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिलाया जाए। इसका मतलब डेफिनेटली ये बिल्कुल नहीं है कि उनको चोरी करना सिखाया जाए। बिल्कुल, देखिए विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ जो भी लेजिटिमेट है, जो भी विद इन रीजनेबल है, जो आप हम कर सकते हैं, हम टैक्स प्लानिंग करते हैं। एक बड़ी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है टैक्स इवेजन में और टैक्स प्लानिंग में। बट अगर आप प्रोफेशनल को अप्रोच कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल आपको हमेशा टैक्स के दायरे के अंदर ही रखेगा, टैक्स के दायरे से बाहर नहीं निकालेगा और आपको वैसे ही गाइड करेगा जिससे आप टैक्स सेविंग भी कर सके और विज़ाविज़ आप इसके अंदर टैक्स के दायरे में भी रहे। तो ये दोनों चीजें एक प्रोफेशनल हमेशा ध्यान रखता है जब भी कोई एडवाइस देता है। जी राघव चतुर्वेदी जी, एक बात विनोद फोगला जी ने कही जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, कि एक बड़ी आबादी है इस देश की जो हाई सैलरी वाले लोग हैं वो देश छोड़कर जा रहे हैं। उसमें कितना बड़ा रोल बजट में वित्त मंत्री का बनता है, क्या उनसे अपेक्षित है? मैम, एक व्यक्ति का देश छोड़ के जाने में कई सारे कारण हो सकते हैं। उसे सिर्फ स्पेसिफिकली हम बजट या टैक्स रेट से देखें, वो बजट से तो ऑब्वियसली देखा जा सकता है क्योंकि वो एक बिगर सिनेरियो को कवर करता है, लेकिन टैक्स से ही देखना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। कई अपॉर्चुनिटीज हैं देश में, कई अन्य कारणों से ऐसी स्थितियां हैं जहां व्यक्ति अपने आप को खुला महसूस नहीं करता है। और यहीं पे मैं, क्योंकि शायद इसके बाद मौका नहीं मिल पाएगा, मैं कंप्लीट करना चाहूंगा। यहाँ पे बजट जिस तरीके से काम कर सकता है, जैसे और क्यों लोग बाहर जाते हैं कि क्रिप्टो करेंसी या जितनी भी डिजिटल करेंसी है, आज तक इंडिया में उसके लिए कोई क्लियर या एक सहानुभूतिपूर्व जो है गाइडलाइन नहीं है। आज जितने भी पैनलिस्ट हैं उसमें अधिकतर टैक्सेशन के असूल को जानते हैं कि यदि क्रिप्टो करेंसी या किसी करेंसी में हम ट्रेड करते हैं तो उसमें जो भी प्रॉफिट होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लॉसेस,
हमें 30% जो है वो पे करना है, उसकी लॉसेस को हम एडजस्ट नहीं कर सकते। तो कई बार देश में ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब आप तो प्रोग्रेसिव सोच वाले होते हैं, पर आपके देश की नीतियां उस समय उस प्रोग्रेस को सपोर्ट नहीं करती। तो बहुत से कारण है, क्योंकि मुझे लगता है जो देश छोड़ के जा रहा है वो आदमी ना तो सिर्फ 15 लाख रुपए कमा रहा है, ना सिर्फ 20 लाख रुपए कमा रहा है, वो करोड़ों में कमा रहा है, और उन करोड़ों को अरबों में कैसे बदला जा सकता है उसके लिए जो फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें ढूंढ रहा है। तो मेरा यहाँ पे एक चीज जो निश्चित तौर से बजट में आनी चाहिए, जो शेयर, क्योंकि ये 12 लाख रुपए की जितनी भी बात चल रही है, ये वो बात है जहां पे आप इनकम अपने 5 हेड से कमा रहे हैं, सैलरी से कमा रहे हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन से कमा रहे हैं। लेकिन यदि आप शेयर, मतलब 5 हेड में अदर कैपिटल गेन की जब हम बात करते हैं और उसमें भी शेयर मार्केट की जब हम बात करते हैं, तो उसमें जो टैक्सेशन है वो इस 87A की रिबेट में कवर नहीं हो रहे हैं। यानी यदि कोई व्यक्ति शेयर मार्केट से गेन ले रहा है तो उसे आज भी टैक्स देना पड़ रहा है, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसकी इनकम 12 लाख से कम है या ज्यादा है। 2018 से पहले, विनोद कोगला जी मेरी इस बात को समर्थन करेंगे शायद, कि 2018 से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो होते थे, 1 साल से ज्यादा यदि कोई व्यक्ति शेयर अपने पास रखता था और बेचता था तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। उसके बाद धीरे धीरे सरकार ने उसे हटा दिया, आज की डेट में उस पर टैक्सेशन है। तो सरकार को शेयर मार्केट से भी जो इनकम आ रही है उसमें शेयर्स को, पहले 1 साल था, अब बशर्ते 3 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, लेकिन जो लोग लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रहे हैं शेयर मार्केट में, उनके टैक्सेशन को या तो कम किया जाना चाहिए या हटाना चाहिए। ये मुझे लगता है कि आज वर्तमान में जरूरत है। जी, चेतना रुचिका भगत जी। इना जी, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। बड़ी ना सिंपल सी गेम है। अगर आप देखिए, कंपनी जो है 22% सरचार्ज और एजुकेशन सेस लगा के 25% टैक्स पे करती है, वही उसका एम्प्लॉई जो अच्छी सैलरी लेता है वो 39% टैक्स पे करता है। तो कितना डिफरेंस है आप देखिए। तो आप एम्प्लॉई 39% टैक्स पे कर रहा है और वही कंपनी जो है वो 25% टैक्स पे कर रही है। तो ऑब्वियसली जो रेट ऑफ डिफरेंस है इंडिविजुअल, हम यहाँ पे इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, आपने सैलरी क्लास की बात की है, तो सैलरी क्लास अगर 40% टैक्स पे करेगा, वहीं उसका जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, वो 25% टैक्स पे करेगी। ऑलमोस्ट 15% का टैक्स का डिफरेंस है। तो शायद ये एक मेन रीजन है, इसीलिए HNIs जो हम देख रहे हैं वो यहाँ से, इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं जहाँ पे टैक्स रेट कम लगे, वहां के रेजिडेंशियलशिप लेना चाहते हैं। विपिन जैन जी। हाँ जी। विपिन जी, सरकार को इस बजट में इन लोगों के लिए क्या कुछ करना चाहिए, और अभी तक की जो बजट की तैयारियां हैं उसमें क्या कोई संकेत, क्या कोई इस तरह की बजट से प्री जो मीटिंग होती है उनमें भी बहुत सारी बातें निकलकर आती है, कम से कम सजेशन दिए जाते हैं, कितने लिए जाएंगे, कितने शामिल किए जाएंगे, ये नई अलग बात है। देखिए, अगर मैं बात करूं सजेशंस तो सभी लोग देते हैं, और जितनी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने हमारे चैम्बर्स हैं, सभी लोग सजेशंस देते हैं। और उसमें सैलरी क्लास के लिए सबसे बेस्ट यही रहता होता है कि आप स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दो, क्योंकि अब हमें मालूम है कि कोई डिडक्शंस तो बढ़ने वाली है नहीं ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। तो न्यू टैक्स रिजीम में वो बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ेगी। और एक सबसे बड़ा जो लोग चाहते हैं, जो सैलरी क्लास चाहता है, वो चाहता है कि जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग प्रॉपर्टी है, जो पहले रिड्यूस हो जाता था सैलरी इनकम में से, अब वो न्यू टैक्स रिजीम में रिड्यूस नहीं हो रहा है, वो डिडक्ट नहीं हो रहा है। तो वो उसके डिडक्शन दोबारा चाहते हैं कि आप न्यू टैक्स रिजीम रखिए, 80D मत दीजिए, 80C मत दीजिए, लेकिन एटलीस्ट जो हाउसिंग लोन के ऊपर इंटरेस्ट जा रहा है वो दे दीजिए। हाँ, ये हम लोग सब लोग गवर्नमेंट को सजेशन दे रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन होगा क्या ये तो बजट वाले दिन ही पता लगेगा। जी, मनीष जी, आखिरी सवाल आपसे मेरा। जी मनीष जी, ओवरऑल जो बजट में नौकरी पेशा को बहुत ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, ये बात मुझे आप सब की बात से समझ में आ गई कि बजट में बहुत ज्यादा उन्हें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, नौकरी पेशा के पास एक ही ऑप्शन है, इन्वेस्ट करता है वो आजकल म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में। राघव जी की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि LTCG हमारे ऊपर ज़्यादा है। दूसरा, शॉर्ट टर्म गेन की बात मैंने कल भी की थी, आज भी कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर होता है मुझे न्यू स्कीम में, तो मैं उसका एग्जम्पशन बेनिफिट नहीं ले पाता, मुझे टैक्स देना ही देखना है। तो ये बेनिफिट उसको मिलना चाहिए। अगर एक सैलरीड क्लास है, अपनी सेविंग को पहले वो टैक्स पे करके आया, उसी सेविंग को शेयर मार्केट में लगा रहा है, STT पेड कर रहा है, फिर STT पे अगर उसको शॉर्ट टर्म गेन हो रहा है तो कोई एग्जम्पशन नहीं मिल रही। एग्जम्पशन अगर लॉन्ग टर्म में जा रहा है
तो वहाँ पे टैक्स रेट इतने ज़्यादा हैं, दो STCG भी पे कर रहा है और LTCG भी पे कर रहा है, एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स दे रहा है वो। तो वहाँ अगर रियायत मिल सके तो शेयर मार्केट के लिए भी अच्छा होगा। राघव जी इस पे अगर ऐड करना चाहें कुछ तो वो कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि उस पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी, मैं सिर्फ इसमें ऐड ये करूंगा कि सरकार भी चाहती है कि बहुत वॉलेटाइल मार्केट ना रहे, और वॉलेटिलिटी एक बहुत हद तक रुक जाएगी जब लंबे समय तक, आज सपोज मैं 10 साल के प्रीव्यू में मेरे पास कोई शेयर है और मुझे पता है कि इसके बाद मुझ पर टैक्स नहीं लगेगा, तो मैं उसे लंबे समय तक होल्ड करूंगा, और जब मैं उसे होल्ड करूंगा तो शेयर मार्केट स्टेबली जो है वो बिहेव करेगा, तो सरकार के लिए भी अच्छा है। शेयर मार्केट सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है बजट के दिन। फोगला जी, बहुत संक्षेप में आखिरी टिप्पणी आपकी। देखिए मैम, ऐसा है कि कोई भी इंडिविजुअल को अपना फैमिली का बजट ज्यादा देखना चाहिए। सेंट्रलाइज जो बजट है ये तो नॉन इवेंट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अपने फाइनेंशियल गोल को ध्यान रख के टैक्स प्लानिंग के हिसाब से करना चाहिए। क्योंकि कोई भी 5-10 साल के लिए जब पोर्टफोलियो बनाता है तो 5-10 बजट आते हैं, तो इन सब चीजों का मेरे हिसाब से कोई अहमियत है नहीं। सैलराइट के लिए जैसा मैंने कहा कि डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़ के मेरे हिसाब से 1 लाख हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात आप सब लोगों से मिलकर समझ में आ रही है, चर्चा के बाद समझ में आ रही है, वो ये है कि सैलरीड पर्सन, खास करके जो लो स्केल वाले हैं, 5 लाख, 7 लाख, 12 लाख तक की, 15 लाख तक की सैलरी वाले, उनके लिए इस बजट में बहुत कुछ जो है नहीं बदलाव होने जा रहे हैं। और जो न्यू पेंशन्स, न्यू टैक्स स्कीम है, उसी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसी को और ज्यादा कैसे प्रमोट किया जाए, ये सरकार का एजेंडा इस बजट में होगा। ये रिफ्लेक्ट होगा बजट से। देखते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या कुछ लेकर आती है। हमारी कोशिश रहती है कि हम आम आदमी के लिहाज से उन मुद्दों पर चर्चा करें जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, बेनिफिट दे उन्हें। अभी न्यूज़ 24 पर